ओके, तो इस कहानी का शुरुआत होता है साल 1998 से, जब जॉन सीना अल्टीमेट प्रो रेसलिंग ज्वाइन करते हैं, जहां पर वो एक सेमी रोबोटिक कैरेक्टर को प्ले करते हैं जिसका नाम था प्रोटोटाइप। वहां पर वो 2 साल तक रेसलिंग भी करते हैं और चैंपियन भी बनते हैं, जिसके बाद साल 2002 में वो अपना अनऑफिशियल डेब्यू करते हैं WWE का एक ट्रायल्स मैच में। और इस मैच के बाद उन्हें WWE का डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए साइन कर लिया जाता है और ओहायो वैली रेसलिंग में भेज दिया जाता है। ये वही जगह है जहां पर फ्यूचर के बड़े बड़े लेजेंड्स ट्रेनिंग ले रहे थे, जैसे कि ब्रॉक लेसनर, रैंडी ऑर्टन और बटिस्टा। तो ओहायो वैली रेसलिंग में जॉन सीना हैवीवेट चैंपियन और टैग टीम चैंपियन भी बनते हैं। इसके बाद 27 जून साल 2002 का स्मैकडाउन में कर्ट एंगल एक ओपन चैलेंज रखते हैं और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए आते हैं जॉन सीना और रूथलेस अग्रेशन बोलकर उनके ऊपर हमला कर देते हैं। इस मैच में वो कर्ट एंगल को बहुत मारते हैं और ऑलमोस्ट इस मैच को जीतने ही वाले थे, मगर बड़ी चालाकी से कर्ट एंगल उन्हें पिन करके इस मैच को जीत जाते हैं। अब भले ही जॉन सीना इस मैच को हारे थे, लेकिन अपना पहला ही मैच में इतना अच्छा परफॉर्मेंस देने की वजह से वो सबके नज़रों में आ गए थे और बैक स्टेज में अंडरटेकर भी उनका तारीफ कर दिए थे। इसके बाद उनका पहला फ्यूड चालू होता है क्रिस जेरिको के साथ। तो 2002 का वेंजेंस पेपर व्यू में उन दोनों का एक मैच होता है और अपना पहला ही पेपर व्यू में वो जीत जाते हैं। लेकिन लोगों को धीरे धीरे जॉन सीना का ये सिंपल सा कैरेक्टर बोरिंग लगना चालू हो गया था और हालत इतना ज़्यादा खराब हो गया था कि WWE वाले उन्हें निकालने का सोच रहे थे, क्योंकि उस टाइम पर लोगों को चाहिए था एक यूनिक पर्सनालिटी। एंड थैंकफुली जॉन सीना के पास रेसलिंग के अलावा एक और टैलेंट भी था और वो था रैपिंग। तो एक दिन बस में जॉन सीना रे मिस्टीरियो और रिकीसी को रैपिंग करते सुने, तब वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए और उनका फ्री स्टाइल रैपिंग चालू कर दिए। और उस टाइम उस बस में स्टेफनी मैकमैन भी थी, जो कि जॉन सीना का रैपिंग को सुनकर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी। और उसी मोमेंट से जॉन सीना को डॉक्टर ऑफ थगनॉमिक्स का कैरेक्टर दिया गया था। वो प्रोमोज में अब्यूजिव रैप्स कट करते थे, अपना ओपोनेंट को बेइज्जत करते थे, गालियाँ देते थे, स्पोर्ट्स जर्सी, चेन और बेसबॉल कैप्स पहन के आते थे, वर्ल्ड लाइफ का नारा लगाते थे, जिस वजह से लोगों को धीरे धीरे ये कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा पसंद आने लग गया था। वो लोग एंजॉय करने लग गए थे इस कैरेक्टर को। इसके बाद जनवरी 2003 का रॉयल रंबल में वो पार्टिसिपेट करते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली अंडरटेकर के हाथों एलिमिनेट हो जाते हैं। लेकिन WWE मैनेजमेंट उन्हें पुश करना चाहते थे, इसीलिए उन्हें टूर्नामेंट में ऐड कर दिया जाता है फॉर नंबर 1 कंटेंडर फॉर WWE चैंपियनशिप, जहां पर वो एडी गरेरो, अंडरटेकर और क्रिस बेनोइट जैसे बड़े बड़े रेसलर्स को हरा देते हैं और बैकलैश में ब्रॉक लेसनर को फेस करते हैं फॉर द चैंपियनशिप। इस मैच में वो ब्रॉक लेसनर का मार के सर फाड़ देते हैं, अपना पूरा जान लगा देते हैं, मगर लास्ट में ब्रॉक लेसनर F5 लगाकर इस मैच को जीत जाते हैं। तो इसके अगले स्मैकडाउन में जॉन सीना अंडरटेकर को टारगेट करते हैं, उनके ऊपर रैप बनाते हैं और उन्हें गालियां देते हैं, जिस वजह से वेंजेंस पेपर व्यू में उन दोनों का मैच होता है, जिसमें कि अंडरटेकर जीत जाते हैं। इसके बाद उनका कर्ट एंगल के साथ एक रैप बैटल होता है, लेकिन लास्ट में जॉन सीना उनके ऊपर हमला कर देते हैं और नो मर्सी 2003 में उन दोनों का मैच फिक्स हो जाता है, जहां पर जॉन सीना चीटिंग करके जीतने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर कर्ट एंगल लॉक लगाकर उनको टैप आउट करवा देते हैं। क्यों हिला डाला ना? हाँ भाई, चौंकने वाला बात तो ज़रूर है, क्योंकि नेवर गिव अप एटीट्यूड के पहले जॉन सीना काफ़ी बार टैप आउट कर चुके थे। और आपको ये जानकर और भी ज़्यादा हैरानी होगा, क्योंकि कर्ट एंगल वो बंदे हैं जिसने ब्रॉक लेसनर जैसे दरिंदा को टैप आउट करवा रखा है। और अगर आप लोगों को कर्ट एंगल के ऊपर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर अब तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर हाइप का ऑप्शन आ रहा है तो प्लीज़ हाइप इसको ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इसके बाद वो साल 2004 का रॉयल रंबल में पार्टिसिपेट करते हैं, मगर बिग शो के हाथों एलिमिनेट हो जाते हैं। और फिर नो वे आउट पेपर व्यू में एक ट्रिपल थ्रेट मैच होता है फॉर नंबर 1 कंटेंडर फॉर WWE चैंपियनशिप। और इस वाले मैच में भी कर्ट एंगल जॉन सीना को टैप आउट करवा देते हैं।
अब भले ही जॉन सीना को WWE चैंपियनशिप के लिए मैच नहीं मिल पाया, मगर मैनेजमेंट अब भी उनको पुश करना चाहते थे, इसीलिए रेसलमेनिया 20 में उनको यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए मैच मिलता है अगेंस्ट बिग शो, जहां पर वो चीटिंग करते हैं और बिग शो के सर पर चेन से हमला करके इस मैच को जीत जाते हैं और बन जाते हैं नए यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। इसके बाद वो सक्सेसफुली अपना टाइटल एक फैटल 4-वे एलिमिनेशन मैच में डिफेंड करते हैं अगेंस्ट रॉब वैन डैम, बुकर टी एंड रेने डुप्रे। इसके बाद 8 जुलाई का स्मैकडाउन में उनको अपना टाइटल को विकेट करना पड़ गया था, क्योंकि गलती से वो स्मैकडाउन का जनरल मैनेजर कर्ट एंगल के ऊपर हमला कर दिए थे। इसके बाद जॉन सीना वर्सेस बुकर टी का बेस्ट ऑफ 5 सीरीज मैच होता है, जो कि 3 महीनों तक चलता है और अक्टूबर 2004 को नो मर्सी में फाइनल्स होता है, जिसमें कि जॉन सीना बुकर टी को हराकर एक बार फिर से यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बन जाते हैं। मगर इसके अगले ही स्मैकडाउन में वो ये टाइटल कार्लिटो के अगेंस्ट हार जाते हैं। अब इसके पीछे एक कारण था, एक्चुअली उन्हें द मरीन मूवी का शूटिंग के लिए जाना था, इसीलिए वो हार गए थे। तो अब 1 महीना के बाद वो वापस आते हैं और कार्लिटो को हराकर तीसरी बार यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बन जाते हैं और अपना बेल्ट को मॉडिफाई करके स्पिनिंग बेल्ट बना देते हैं। फिर साल 2005 का रॉयल रंबल में वो एक बार फिर से पार्टिसिपेट करते हैं और इस बार एकदम लास्ट तक टिके रहते हैं। लेकिन इस मैच में एक ऐसा शॉकिंग मोमेंट आता है जब जॉन सीना और बटिस्टा एक साथ रिंग के बाहर गिर जाते हैं। कंफ्यूजन बहुत ही ज़्यादा था कि कौन पहले गिरा, इसीलिए इस मैच को वापस से रीस्टार्ट कर दिया जाता है और फाइनली बटिस्टा जॉन सीना को एलिमिनेट करके रॉयल रंबल को जीत लेते हैं। इसके बाद बटिस्टा ट्रिपल एच को चैलेंज कर देते हैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया 21 में। अब उस टाइम पे WWE चैंपियन थे JBL और उनको चैलेंज करने वाला कोई नहीं था, इसीलिए नो वे आउट पेपर व्यू में जॉन सीना वर्सेस कर्ट एंगल का मैच होता है फॉर नंबर 1 कंटेंडर फॉर WWE चैंपियनशिप एट रेसलमेनिया 21 एंड सक्सेसफुली जॉन सीना इस मैच को जीत जाते हैं। इसके बाद हमें जॉन सीना और JBL के बीच एक बहुत ही ज्यादा हीटेड राइवलरी देखने को मिलता है। कभी जॉन सीना JBL का लग्जरी कार का टायर को पंचर कर देते हैं, तो कभी उनका शर्ट में रेड स्प्रे से FU लिख देते हैं और इस हरकत के लिए JBL उनको अरेस्ट भी करवा देते हैं। तो फाइनली रेसलमेनिया 21 आ चुका था। जॉन सीना वर्सेस JBL के बीच एक डिसेंट सा मैच होता है और क्लाइमैक्स में जॉन सीना FU लगाकर इस मैच को जीतकर पहली बार WWE चैंपियन बनते हैं और यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप की तरह इस वाले टाइटल को भी वो मॉडिफाई करके स्पिनिंग टाइटल बना देते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था उस ज़माने में। इसके बाद जजमेंट डे पेपर व्यू में दोनों का एक आई क्विट मैच होता है और ये WWE के इतिहास में वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल मैच माना जाता है। JBL जॉन सीना का चेयर से मार के सर फाड़ देते हैं और फिर जॉन सीना JBL का सर को एक टीवी के अंदर घुसा देते हैं और लास्ट में जॉन सीना ट्रक का एग्जॉस्ट पाइप से JBL को मारने ही जा रहे थे कि तभी JBL डर के मारे आई क्विट बोल देते हैं, मगर फिर भी वो उनके ऊपर हमला कर देते हैं। इसके बाद जॉन सीना को रॉ में ड्राफ्ट कर दिया जाता है और समर स्लैम में क्रिस जेरिको और क्रिश्चियन के अगेंस्ट एक ट्रिपल थ्रेट मैच होता है, जिसमें कि वो सक्सेसफुली अपना टाइटल को डिफेंड कर लेते हैं। इसके बाद एक बार फिर से उनका पुराना दुश्मन कर्ट एंगल के साथ फ्यूड चालू हो जाता है। तो अनफॉरगिवन पेपर व्यू में उन दोनों का मैच होता है, मगर एरिक बिशॉप की इंटरफेरेंस की वजह से ये मैच डिस्क्वालीफाइड हो जाता है। इसके बाद टैबू ट्यूसडे पेपर व्यू में एक और ट्रिपल थ्रेट मैच होता है बिटवीन जॉन सीना, कर्ट एंगल एंड शॉन माइकल्स और इस मैच में जॉन सीना शॉन माइकल्स को पिन करके जीत जाते हैं। फिर सर्वाइवर सीरीज 2005 में जॉन सीना और एंगल का एक और WWE चैंपियनशिप का मैच होता है, जिसमें कर्ट एंगल का दोस्त डवेरी स्पेशल गेस्ट रेफरी बनते हैं। पूरे मैच में डवेरी कर्ट एंगल का साइड लेकर पूरा चीटिंग करते हैं। सीना जब भी पिन करने जाते हैं वो काउंट करते ही नहीं थे, लेकिन लास्ट में एक नया रेफरी आता है और जॉन सीना कर्ट एंगल को FU मारते हैं और इस मैच को जीतकर अपना राइवलरी को कुछ टाइम के लिए यहीं पर खत्म कर देते हैं। इसके बाद साल 2006 का न्यू ईयर रेवोल्यूशन पेपर व्यू में एक एलिमिनेशन चैम्बर मैच होता है फॉर WWE चैंपियनशिप और बड़ी मुश्किल से जॉन सीना सक्सेसफुली अपना टाइटल को डिफेंड कर लेते हैं। लेकिन तभी अचानक से मिस्टर मिकमैन आकर बोलते हैं,
पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जिसके बाद एज वहां पर आ जाता है जो कि WWE का पहला मनी इन द बैंक विनर थे। वो कैश इन करते हैं और स्पेयर लगाकर जॉन सीना को हरा देते हैं और बन जाते हैं नए WWE चैंपियन। और इसके अगले मंडे नाइट रॉ में एज और लीटा इस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए एक बेड मंगाते हैं और ऑन स्क्रीन रोमांस करना चालू कर देते हैं। तभी जॉन सीना आकर एज पर हमला कर देते हैं। फिर रॉयल रंबल में उन दोनों का एक रीमैच होता है और एज को हराकर वो दूसरी बार WWE चैंपियन बन जाते हैं। इसके बाद उनका अगला चैलेंजर होता है ट्रिपल एच। तो रेसलमेनिया 22 में इन दोनों का एक बहुत ही तगड़ा मैच होता है। कभी ट्रिपल एच अपना स्लेज हैमर से जॉन सीना पर हमला करते हैं तो कभी जॉन सीना FU लगा देते हैं। दोनों अपना 100% देते हैं इस मैच में और लास्ट में जॉन सीना अपना सबमिशन मूव STF लगाते हैं और वो प्रेशर इतना ज्यादा था कि ट्रिपल एच को टैप आउट करना पड़ गया था और जॉन सीना सक्सेसफुली इस मैच को जीत गए थे। ये मैच जॉन सीना का करियर का एक डिफाइनिंग मोमेंट माना जाता है क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल एच जैसे बड़े सुपरस्टार को सबमिशन से हराया गया था तो सबको शॉक लग गया था क्योंकि नॉर्मली तो ट्रिपल एच कभी सबमिशन से हारते नहीं थे। WWE ने जॉन सीना का इस जीत से एक मैसेज बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि वो अब कंपनी का फेस है, चाहे क्राउड उनको चीयर करे या फिर बू करे। इसके बाद बैकलैश में वो सक्सेसफुली अपना टाइटल को डिफेंड करते हैं ट्रिपल थ्रेट मैच में अगेंस्ट ट्रिपल एच एंड एज। इसके बाद जॉन सीना को चैलेंज करने आते हैं मनी इन द बैंक विनर रॉब वैन डेम। मंडे नाइट रॉ का एक एपिसोड में वो क्लियरली सबके सामने जॉन सीना को बोलते हैं कि हम अपना मनी इन द बैंक कैश इन करने वाले हैं ECW का वन नाइट स्टैंड पेपर व्यू में। अब ECW के हार्डकोर फैंस को ब्लड, चीयर्स, लैडर्स और एक्सट्रीम रूल्स मैचेस देखना पसंद था। WWE का ये फैमिली फ्रेंडली स्टाइल उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं आता था और इसीलिए जब जॉन सीना ECW का रिंग में एंट्री करते हैं तब क्राउड उन्हें जबरदस्त बू करते हैं, मिडिल फिंगर दिखाते हैं, टॉयलेट पेपर फेंकते हैं। क्राउड चैंट भी करते हैं कि अगर जॉन सीना जीता तो हम लोग यहाँ पर हड़ताल कर देंगे। और इतना ही नहीं, जॉन सीना जब अपना टी शर्ट उतार कर क्राउड की तरफ फेंकते हैं तब क्राउड गुस्से में आकर वापस से वो टी शर्ट रिंग में फेंक देते हैं। ये जॉन सीना का करियर का शायद सबसे बड़ा बेइज्जती वाला मोमेंट था और ये मैच बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। इसमें रेफरी भी इंजर्ड हो जाते हैं, रॉब वैन डेम अपना पूरा जान लगा देते हैं और लास्ट में एज मैच में इंटरफेयर करके जॉन सीना को स्पेयर लगा देते हैं जिस वजह से RVD ये मैच को जीत कर नए WWE चैंपियन बन जाते हैं। इसके बाद मंडे नाइट रॉ का एक एपिसोड में एज रॉब वैन डेम को हराकर नए चैंपियन बन जाते हैं और जॉन सीना का जो स्पिनिंग बेल्ट था उसको फेंक देते हैं और अपना नया खुद का स्पिनिंग बेल्ट बना लेते हैं। इसी बीच एज जॉन सीना के साथ इस फ्यूड को पर्सनल बना देते हैं। वो जॉन सीना के घर में जाकर उनके फादर को मारते हैं जिससे कि जॉन सीना गुस्से में आकर एज के होटल रूम में जाकर उनको बहुत मारते हैं। फिर फाइनली अनफॉरगिवन पेपर व्यू में उन दोनों के बीच एक TLC मैच होता है जहां पर जॉन सीना एज को लैडर के ऊपर से ए लगाते हैं और इस मैच को जीतकर तीसरी बार WWE चैंपियन बन जाते हैं। और फिर अगले मंडे नाइट रॉ में वो वापस से अपना स्पिनिंग बेल्ट को लेकर आ जाते हैं। अब जॉन सीना का अगला चैलेंजर बनते हैं द मॉन्स्टर उमागा। उस वक्त तक उमागा WWE में एक भी मैच नहीं हारे थे। तो न्यू ईयर रेवोल्यूशन पेपर व्यू में उन दोनों का एक मैच होता है जहां पर उमागा जॉन सीना को कुत्तों की तरह पीट देते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पर जॉन सीना बड़ी चालाकी से रोल अप पिन लगाते हैं और इस मैच को जीतकर उमागा का अनडिफिटेड स्ट्रीक को तोड़ देते हैं। इसके बाद रॉयल रंबल में उन दोनों का एक बहुत ही ब्रूटल लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच होता है और इस मैच में भी वो दरिंदा उमागा जॉन सीना का मार के सर फाड़ देते हैं। सीना खून से पूरी तरीके से लथपथ हो चुके लेकिन बड़ी मुश्किल से लास्ट में जॉन सीना रस्सी के सहारे उमागा पर STF लगाकर उनको बेहोश करने की कोशिश करते हैं और एक टाइम पर उनको ऐसा लग रहा था कि उमागा बेहोश हो गए थे, लेकिन वो दरिंदा उमागा फिर से उठकर खड़ा हो रहा था। तब जॉन सीना दोबारा से रस्सी से STF लगाकर फाइनली उनको बेहोश कर देते हैं और रेफरी 10 काउंट करता है और जॉन सीना इस ब्रूटल मैच को जीत जाते हैं। इसके बाद मंडे नाइट रॉ में जॉन सीना शॉन माइकल्स के साथ टीम अप करके उस टाइम के WWE टैग टीम चैंपियन द रेटेड RKO को हराकर नए टैग टीम चैंपियन बन जाते हैं। लेकिन रेसलमेनिया 23 में उनको अपना WWE चैंपियनशिप अपना ही टैग टीम पार्टनर शॉन माइकल्स के अगेंस्ट डिफेंड करना पड़ता है और STF लगाकर शॉन माइकल्स को टैप आउट करवा के ये मैच वो जीत जाते हैं। फिर इसके अगले दिन मंडे नाइट रॉ में टैग टीम चैंपियनशिप के लिए एक बैटल रॉयल मैच होता है जहां पर शॉन माइकल्स जॉन सीना को धोखा देकर गिरा देते हैं और इस मैच को द हार्डी बॉयज जीत कर नए टैग टीम चैंपियन बन जाते हैं।
इसके बाद बैकलैश पेपर व्यू में जॉन सीना सक्सेसफुली अपना टाइटल डिफेंड करता है रैंडी ऑर्टन, एज और शॉन माइकल्स के अगेंस्ट एक फैटल 4-वे मैच में। अब शॉन माइकल्स को एक और रीमैच मिलता है, लेकिन बैक स्टेज में उनको कोई मार के बेहोश कर देता है। और जब जॉन सीना रिंग में आकर बोलते हैं कि कोई तो है जो मेरा ओपोनेंट्स को टारगेट कर रहा है और मेरा अटेंशन पाना चाहता है, वो उस बंदा को खुल्लम खुल्ला चुनौती देते हैं। और तभी अरीना में दाखिल होते हैं एक 7 फुट 3 इंच लंबा 400 प्लस पाउंड्स का जाइंट द ग्रेट खली। वो उनके ऊपर आकर हमला कर देते हैं। इसीलिए जजमेंट डे पेपर व्यू में उन दोनों का एक मैच होता है और बड़ी मुश्किल से लास्ट में एसटीएफ लगाकर वो उनको टैप आउट करवा देते हैं। लेकिन ये एक कंट्रोवर्शियल विन था, क्योंकि जब जॉन सीना एसटीएफ लगाए थे तभी खल्ली का पैर रोप को टच हो रहा था। इसीलिए वन नाइट स्टैंड पेपर व्यू में एक फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच होता है, जहां पर खल्ली पूरी तरीके से जॉन सीना को डोमिनेट कर देते हैं। मगर लास्ट में किसी तरीके से जॉन सीना एक क्रेन के ऊपर से एफयू लगाकर खल्ली को नीचे टेबल पर पटक देते हैं, उनको पिन करके अपना चैंपियनशिप रिटेन कर लेते हैं। फिर नाइट्स ऑफ चैंपियन पेपर व्यू में वो सक्सेसफुली अपना टाइटल डिफेंड करते हैं अगेंस्ट रैंडी ऑर्टन, बुकर डी, माइक फॉली एंड बॉबी लैस्ली। इसके बाद द ग्रेट अमेरिकन बैश में वो बॉबी लैस्ली को टॉप रोप से एए लगाकर हरा देते हैं। और यहाँ से चालू होता है उनका सबसे खतरनाक दुश्मनी, द लेजेंड किलर, द वाइपर सांप रैंडी ऑर्टन के साथ। तो 2007 का समर स्लैम में इन दोनों का मैच होता है, जिसमें कि जॉन सीना सक्सेसफुली रैंडी ऑर्टन को हरा देते हैं। लेकिन अगले दिन मंडे नाइट रॉ में रैंडी ऑर्टन जॉन सीना के फादर पर हमला करके इस दुश्मनी को पर्सनल बना देते हैं। तो अनफॉरगिवन पेपर व्यू में एक रीमैच होता है, जिसमें जॉन सीना अपना पूरा भड़ास निकाल देते हैं। वो रैंडी ऑर्टन पर नॉन स्टॉप पंचेस की बरसात कर देते हैं। रेफरी उनको रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर रोक नहीं पाते हैं, इसीलिए जॉन सीना को डिस्क्वालीफाइड कर देते हैं और रैंडी ऑर्टन इस मैच को जीत जाते हैं, लेकिन टाइटल उनका हाथ नहीं लगता है। तब वो गुस्से में आकर एक बार फिर से जॉन सीना के फादर के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन इस बार सीना उनको बचा लेते हैं और खुद जॉन सीना के फादर रैंडी ऑर्टन को पंड किक मार देते हैं। फिर इसके अगले मंडे नाइट रॉ में रैंडी ऑर्टन का मैच होता है जॉन सीना के फादर के साथ। अब जॉन सीना भी रिंग के साइड में खड़े थे, मगर रैंडी ऑर्टन बड़ी चालाकी से उनको हथकड़ी लगा देते और उनका फादर को बहुत मारते। इसके बाद नो मर्सी पेपर व्यू में उन दोनों के बीच एक लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच फिक्स हो जाता है। मगर इस पेपर व्यू से पहले मंडे नाइट रॉ का एक एपिसोड में जॉन सीना को एक सीरियस इंजरी हो जाता है, जिस वजह से उनको अपना टाइटल विकेट करना पड़ता है और उनका 380 दिन का टाइटल रेन यहीं पर खत्म हो जाता है और सिंपली रैंडी ऑर्टन को वो टाइटल हैंड ओवर कर दिया जाता है। इसके बाद साल 2008 का रॉयल रंबल में जॉन सीना अपना रिटर्न करता है और ट्रिपल एच को एलिमिनेट करके जीत जाते हैं और रेसलमेनिया का मेन इवेंट में अपना मैच को फिक्स कर लेते हैं। अब रेसलमेनिया होने में काफ़ी समय था, तब तक जॉन सीना वेट नहीं करना चाहते थे, इसीलिए नो वे आउट पेपर व्यू में उन दोनों का WWE चैंपियनशिप के लिए एक मैच फिक्स हो जाता है, जिसमें रैंडी ऑर्टन अपना सातिर दिमाग का इस्तेमाल करते हैं और रेफरी को थपिया देते हैं, जिस वजह से ये मैच डिस्क्वालीफाइड हो जाता है और टाइटल उन्हीं के पास रहता है। वहीं दूसरी तरफ एलिमिनेशन चेंबर में ट्रिपल एच जीत जाते हैं और रैंडी ऑर्टन को रेसलमेनिया का मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं, जिस वजह से अब ये मैच एक ट्रिपल थ्रेट मैच बन गया था। और इस मैच के लास्ट में ट्रिपल एच जॉन सीना को पेडिग्री लगाकर पिन करने ही जा रहे थे कि तभी अचानक से रैंडी ऑर्टन ट्रिपल एच को पंड किक लगा देते हैं और जॉन सीना को पिन करके अपना चैंपियनशिप रिटेन कर लेते हैं। इसके बाद बैकलैश पेपर व्यू में एक फैटल 4-वे मैच होता है बिटवीन जॉन सीना, ट्रिपल एच, रैंडी ऑर्टन एंड JBL। और इस मैच में भी जॉन सीना जीत नहीं पाते हैं और ट्रिपल एच नए WWE चैंपियन बन जाते हैं। इसके बाद JBL के साथ फिर से उनका दुश्मनी चालू हो जाता है। उन दोनों के बीच 3 मैचेस का एक सीरीज होता है। पहला मैच जजमेंट डे में होता है, जिसमें जॉन सीना जीतते हैं। दूसरा मैच वन नाइट स्टैंड में एक फर्स्ट ब्लड मैच होता है और जॉन सीना एक चेन से STF लगाकर JBL के मुंह से खून निकालकर इस मैच को जीत लेते हैं। और तीसरा मैच द ग्रेट अमेरिकन बैश में होता है और ये कोई नॉर्मल मैच नहीं था, बल्कि कार पार्किंग एरिया में मैच था, जिसमें JBL जॉन सीना को कार के ऊपर फेंक देते हैं और इस मैच को जीतकर इस दुश्मनी को यहीं पर खत्म कर देते हैं। इसके बाद जॉन सीना का अगला चैलेंजर बनते हैं द एनिमल बटिस्टा। दरअसल वो दोनों कोडी रोड्स और टेड डिबियासी को हराकर टैग टीम चैंपियन बन जाते हैं। फिर अगले मंडे नाइट रॉ में एक रीमैच होता है। अब चूंकि जॉन सीना और बटिस्टा एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, जिस वजह से वो लोग ये मैच हार जाते हैं
और समर स्लैम में उन दोनों का पहली बार मैच होता है। ये मैच बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होता है, दोनों एक दूसरे को बहुत मारते हैं और जब लास्ट में जॉन सीना टॉप रोप से लेग ड्रॉप मारते हैं तब बटिस्टा उसको काउंटर करके एक मैसिव बटिस्टा बॉम्ब में कन्वर्ट कर देते हैं, मगर किसी तरह से जॉन सीना उस बटिस्टा बॉम्ब को किक आउट कर लेते हैं, जिसके बाद बटिस्टा एक बार फिर से बटिस्टा बॉम्ब लगाकर इस मैच को जीत जाते हैं। मगर उस मैसिव बटिस्टा बॉम्ब से जॉन सीना के नेक में एक सीरियस इंजरी हो जाता है और उनका सर्जरी भी किया जाता है, इसीलिए वो कुछ महीनों के लिए WWE से बाहर हो जाते हैं और सिर्फ 3 महीनों में अपना इंजरी से रिकवर करके जॉन सीना सर्वाइवर सीरीज में वापस आते हैं और क्रिस जेरिको को हराकर पहली बार WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन जाते हैं और अब तक का उनका करियर में वो चौथी बार वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं। इसके बाद साल 2009 का नो वे आउट पेपर व्यू में जॉन सीना अपना टाइटल डिफेंड करता है एलिमिनेशन चेंबर मैच में, जहां पर एज कोफी किंगस्टन के ऊपर हमला कर देते हैं और उनकी जगह मैच में घुस जाते हैं और जॉन सीना को हराकर WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन जाते हैं। और जब जॉन सीना अपना रीमैच मांगते हैं तब एज रीमैच देने से मना कर देते हैं। अब उस टाइम के स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर थे विकी गरेरो और एज और विकी एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, इसीलिए विकी जॉन सीना की जगह बिग शो को रेसलमेनिया के मैच के लिए ऐड कर देती है और इसी वजह से गुस्से में आकर जॉन सीना विकी को गंदी तरीके से एक्सपोज कर देते हैं। विकी और बिग शो का जो चक्कर चल रहा था वो सबके सामने लाकर रख देते हैं और इसीलिए ना चाहते हुए भी विकी को जॉन सीना को इस मैच में ऐड करना पड़ गया था। तो रेसलमेनिया का इस मैच में जॉन सीना दोनों को एक साथ उठाकर एक एपिक मोमेंट बना देते हैं और फिर बिग शो को एए लगाते हैं, जिसके बाद वो एज को उठाकर बिग शो के ऊपर एए लगाते हैं और इस मैच को जीतकर 5वीं बार वर्ल्ड चैंपियन बन जाते हैं। फिर 1 महीने के बाद बैकलैश पेपर व्यू में एज और जॉन सीना का एक लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच होता है, जहां पर बिग शो इंटरफेयर करके जॉन सीना को स्पॉटलाइट के ऊपर चोक स्लैम लगा देते हैं और जॉन सीना 10 काउंट तक उठ नहीं पाते और एज इस मैच को जीतकर फिर से वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन जाते हैं। इसके बाद जॉन सीना और बिग शो का जजमेंट डे और एक्सट्रीम रूल्स में मैच होता है और दोनों ही मैचेस में जॉन सीना बिग शो को हरा देते हैं और ये बात प्रूव कर देते हैं कि वो एक जायंट किलर भी है। अब यहाँ से उनका फोकस एक बार फिर से WWE चैंपियनशिप पर शिफ्ट होता है। तो नाइट्स ऑफ चैंपियन पेपर व्यू में जॉन सीना, रैंडी ऑर्टन और ट्रिपल एच के बीच एक ट्रिपल थ्रेट मैच होता है और इस मैच का क्लाइमैक्स में जॉन सीना और ट्रिपल एच दोनों ही एक साथ मिलकर रैंडी ऑर्टन पर सबमिशन मूव लगा देते हैं, जिससे कि रैंडी ऑर्टन तुरंत टैप आउट कर देते हैं। मगर रेफरी यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर विनर किसको बनाया जाए। तभी वहाँ पर कोडी रोड्स और टेड डिबियासी आकर उन दोनों के ऊपर हमला कर देते हैं और फिर रैंडी ऑर्टन जॉन सीना को आरकेओ लगाकर इस मैच को जीत जाते हैं। इसके बाद समर स्लैम में एक बार फिर से उन दोनों का रीमैच होता है और ये WWE के इतिहास का सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल मैच माना जाता है। तो इस मैच में सबसे पहले रैंडी ऑर्टन रेफरी के ऊपर हमला कर देते हैं, जिस वजह से ये मैच डिस्क्वालीफाइड हो जाता है। तभी मिस्टर मिकमैन बोलते हैं कि अगर रैंडी ऑर्टन दोबारा से कुछ ऐसा हरकत करते हैं तो उनसे उनका टाइटल छीन लिया जाएगा और एक बार फिर से इस मैच को रिस्टार्ट कर दिया जाता है और इस बार रैंडी ऑर्टन अपना टाइटल लेकर भाग जाते हैं और काउंट आउट हो जाता है। तो एक बार फिर से मिस्टर मिकमैन बोलते हैं कि अगर रैंडी ऑर्टन दोबारा से ऐसा घिनौना हरकत किए तो उनका टाइटल छीन लिया जाएगा और एक बार फिर से इस मैच को रीस्टार्ट कर दिया जाता है। अब वो पागल सांप रैंडी ऑर्टन रोप्स का सहारा लेकर जॉन सीना को पिन करके जीत जाते हैं। तब एक दूसरे रेफरी आकर इस मैच को दोबारा से रिस्टार्ट करवा देते हैं। इसके बाद जब जॉन सीना रैंडी ऑर्टन को STF लगा देते हैं तभी अचानक से एक फैन आकर रेफरी के ऊपर ही हमला कर देते हैं और इसी मौका का फायदा उठाकर रैंडी ऑर्टन आरकेओ लगा देते हैं और फाइनली इस मैच को जीत जाते हैं और ये ड्रामा को खत्म कर देते हैं। अब इतना चीटिंग करने के बाद उन दोनों का एक और मैच होता है ब्रेकिंग पॉइंट पेपर व्यू में और ये एक आई क्विट मैच होता है। रैंडी ऑर्टन एक दरिंदा बन के स्टार्टिंग से ही इस मैच को पूरी तरीके से डोमिनेट करते हैं। वो जॉन सीना का हाथ में हथकड़ी बांध देते हैं और केंडो स्टिक से मार मार के उनको टॉर्चर करते हैं और इतना मार खाने के बावजूद जॉन सीना आई क्विट नहीं बोलते हैं। वो किसी तरह से अपना हाथ को खोल लेते हैं और रैंडी ऑर्टन को अपने साथ बांध लेते हैं और रिंग में ले जाकर
उनका हाथ पीछे करके STF लगाकर आई क्विट बुलवा देते हैं और बन जाते हैं छठी बार WWE चैंपियन। मगर पिक्चर अभी भी खत्म नहीं हुआ था। इन दोनों का एक बार फिर से रीमैच होता है, वो भी हेल इन अ सेल के अंदर। और इस बार रैंडी ऑर्टन बिना कोई चीटिंग किए पंड किक लगाकर जॉन सीना को हराकर वापस से WWE चैंपियन बन जाता है। इसके बाद एक बार फिर से इन दोनों का एक लेजेंडरी 60 मिनट्स आयरन मैन मैच होता है। इस मैच में रैंडी ऑर्टन पूरा पगला जाते हैं। वो जॉन सीना को सिर्फ हराना नहीं चाहते थे, बल्कि उनका तो राम नाम सत्य है करना चाहते थे। एक्चुअली जिस वाले जगह में बॉम्ब फटता है, रैंडी ऑर्टन जॉन सीना को उसी जगह में लेटाकर बॉम्ब फोड़ देते हैं। वो तो अच्छा हुआ कि जॉन सीना वहां से पहले ही हट गए थे, वरना आज हमें जॉन सीना देखने को नहीं मिलते। फिर बड़ी मुश्किल से लास्ट में जॉन सीना STF लगाकर रैंडी ऑर्टन को टैप आउट करवा देते हैं और 7वीं बार चैंपियन बन जाते हैं। इसके बाद सर्वाइवर सीरीज में वो अपना टाइटल सक्सेसफुली डिफेंड करते हैं अगेंस्ट ट्रिपल एच एंड शॉन माइकल्स। इसके बाद उनका और सेमस का एक टेबल्स मैच होता है, जिसमें कि जॉन सीना टॉप रोप से सेमस को सुप्लेक्स लगाने की कोशिश कर रहे थे, मगर तभी सेमस उनको धक्का दे देते हैं, जिस वजह से जॉन सीना टेबल पर गिर जाते हैं और अपना टाइटल को हार जाते हैं। ये साल जॉन सीना के लिए पूरा अप्स एंड डाउन से भरा हुआ था। तो अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हैं आप लोग, प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत ज्यादा मेहनत लगा है इस वीडियो को बनाने में। और अगर हाइप का ऑप्शन आ रहा है तो हाइप भी जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं साल 2010 की तरफ। तो 2010 का एलिमिनेशन चैम्बर में जॉन सीना लास्ट में ट्रिपल एच को STF लगाकर हरा देते हैं और 8वीं बार WWE चैंपियन बन जाते हैं। लेकिन जैसा उनके साथ साल 2006 में हुआ था, ठीक वैसा ही इस बार भी होता है। मिस्टर मिकमैन वहां आते हैं और इस बार एज को नहीं बल्कि बटिस्टा को बुलाकर WWE चैंपियनशिप के लिए फाइट करवा देते हैं और बटिस्टा जॉन सीना को हराकर WWE चैंपियन बन जाते हैं। तो इसीलिए उन दोनों का रेसलमेनिया 26 में एक रीमैच होता है, जिसमें कि जॉन सीना STF लगाकर बटिस्टा को टैप आउट करवा देते हैं और 9वीं बार चैंपियन बन जाते हैं। इसके बाद एक्सट्रीम रूल्स में दोनों का एक लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया मैच था, लेकिन एंडिंग उतना ही ज्यादा बेकार था। जॉन सीना बटिस्टा का पैर को रिंग पोस्ट में टेप की मदद से बांध देते हैं, जिस वजह से बटिस्टा 10 काउंट तक उठ नहीं पाते हैं और इस मैच को हार जाते हैं। जिसके बाद ओवर द लिमिट पेपर व्यू में उन दोनों के बीच एक आई क्विट मैच होता है और इस मैच का लास्ट में जॉन सीना बटिस्टा को कार के ऊपर AA लगा देते हैं और रेफरी उनसे पूछते हैं क्या तुम क्विट करना चाहता है, मगर बटिस्टा क्विट करने से मना कर देते हैं। जिसके बाद जॉन सीना उनको कार का ऊपर ले जाकर AA लगाने ही जा रहे थे, तभी बटिस्टा डर के मारे क्विट कर देते हैं, मगर फिर भी जॉन सीना का पीछे खुजली हो रहा था, इसीलिए वो उनको AA लगा देते हैं और इस मैच को जीत जाते हैं। इसके बाद बटिस्टा WWE क्विट कर देते हैं। इसके बाद जॉन सीना का सामना होता है एक बहुत ही खतरनाक गैंग नेक्सस से। इस गैंग का लीडर थे वेड बैरेट। इसके अलावा इस गैंग में डैनियल ब्रायन, डेविड ओटोंगा, हीथ स्लेटर, डैरेन यंग, रायबैक, जस्टिन गैब्रियल और मिचेल टार्वर थे। ये लोग WWE में आकर पूरा आतंक मचा देते हैं। पहले तो जॉन सीना और CM पंक के ऊपर हमला कर देते हैं और यहाँ तक कि कमेंटेटर्स, कैमरामैन्स और अनाउंसर्स तक को भी नहीं छोड़ते हैं। रिंग को भी पूरा तोड़ ताड़ देते हैं और वो लोग ये सब इसीलिए करते हैं ताकि उन्हें WWE का परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट मिल सके और इसीलिए मैनेजमेंट प्रेशर में आकर उनको कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बावजूद नेक्सस जॉन सीना और बाकी सुपरस्टार के ऊपर फिर भी हमला करते हैं। सीना वर्सेस सेमस का WWE टाइटल मैच में इंटरफेयर भी कर देते हैं, जिस वजह से समर स्लैम में जॉन सीना अपना टीम बनाते हैं और नेक्सस से भिड़ जाते हैं और लास्ट में जॉन सीना वेड बैरेट को STF लगाकर इस मैच को जीत जाते हैं। इसके बाद हेल इन अ सेल में जॉन सीना वर्सेस वेड बैरेट का मैच होता है, जिसमें कि एक कंडीशन था, अगर जॉन सीना हारते हैं तो उन्हें नेक्सस टीम ज्वाइन करना पड़ेगा, लेकिन अगर वेड बैरेट हारते हैं तो नेक्सस टीम को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। मैच के बीच में नेक्सस टीम का 2 नए मेंबर्स ब्रे वाइट और कर्टिस एक्सेल आकर जॉन सीना के ऊपर हमला कर देते हैं, जिस वजह से वेड बैरेट इस मैच को जीत जाते हैं और जॉन सीना को नेक्सस ज्वाइन करना पड़ता है। इसी बीच जॉन सीना नेक्सस टीम का एक मेंबर डेविड ओटोंगा के साथ टैग टीम चैंपियन भी बनते हैं। इसके बाद सर्वाइवर सीरीज में वेड बैरेट वर्सेस रैंडी ऑर्टन का एक मैच होता है।
फॉर द WWE चैंपियनशिप और इस मैच में जॉन सीना स्पेशल गेस्ट रेफरी बनते हैं। मगर इस मैच में एक कंडीशन था, जॉन सीना को कैसे भी करके वेड बैरेट को जितवाना होता, वरना उनको नेक्सस से बाहर कर दिया जाता और साथ ही में WWE से फायर कर दिया जाएगा। अब जॉन सीना तो अपना सिद्धांत पे चलने वाला इंसान थे, वो कोई भी चीटिंग नहीं करते हैं और रैंडी ऑर्टन वेड बैरेट को हराकर इस मैच को जीत जाते हैं और इसीलिए जॉन सीना को फायर कर दिया जाता है। लेकिन WWE से फायर होने के बावजूद जॉन सीना रॉ में आकर एक एक करके नेक्सस के टीम मेंबर्स को अपना शिकार बनाते हैं। इसके बाद जॉन सीना और वेड बैरेट का एक चीयर्स मैच होता है जिसमें कि जॉन सीना वेड बैरेट को हरा देते हैं और इस राइवलरी को यहीं पर खत्म कर देते हैं। इसके बाद साल 2011 का रॉयल रंबल में जॉन सीना एंट्री करते हैं और नए नेक्सस के बहुत सारे मेंबर्स को एलिमिनेट कर देते हैं, मगर लास्ट में द मिज के हाथों एलिमिनेट हो जाते हैं, जिसके बाद एलिमिनेशन चेंबर को जीत कर वो नंबर 1 कंटेंडर बन जाते हैं रेसलमेनिया में द मिज को फेस करने के लिए फॉर द WWE चैंपियनशिप। इसके अगले मंडे नाइट रॉ में द रॉक अपना रिटर्न करता है और बताता है कि वो इस साल के रेसलमेनिया को होस्ट करने वाले हैं और साथ ही में वो जॉन सीना का मजाक भी उड़ाता है। जिसके बाद अगले मंडे नाइट रॉ में जॉन सीना एक रैप बनाकर द रॉक का मजाक बनाते हैं और मिज भी कुछ कम नहीं थे, वो भी रॉक की तरह टकला होकर आते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। तो रेसलमेनिया में दोनों का एक डिसेंट सा मैच होता है। क्लाइमैक्स में एक ऐसा मोमेंट भी आता है जब वो दोनों एक साथ डबल काउंट आउट हो जाते हैं। तभी द रॉक वहां पर आकर मैच को वापस से रिस्टार्ट करवाते हैं और जॉन सीना को रॉक बॉटम लगा देते हैं और इसी मौका का फायदा उठाकर मिज ये मैच को जीत जाते हैं। फिर इसके अगले दिन मंडे नाइट रॉ में जॉन सीना द रॉक को अगले साल का रेसलमेनिया के लिए चैलेंज कर देते हैं और रॉक खुशी खुशी इस मैच को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और WWE के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब रेसलमेनिया का मेन इवेंट एक साल पहले ही बुक हो चुका था। इसके बाद एक्सट्रीम रूल्स में जॉन सीना, द मिज और जॉन मॉरिसन के बीच एक स्टील केज मैच होता है जिसमें कि जॉन सीना मैच को जीतकर 10वीं बार चैंपियन बन जाते हैं। ओवर द लिमिट पेपर व्यू में जॉन सीना वर्सेस मिज के बीच एक आई क्विट मैच होता है जिसमें मिज अपना पार्टनर के साथ मिलकर जॉन सीना को बहुत गंदी तरीके से मारते हैं, लेकिन लास्ट में सीना द मिज को बेल्ट मारते हैं और फिर उनको आई क्विट बुलवा देते हैं। अब उस टाइम पे CM पंक का WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला था। वो डिसाइड करते हैं जॉन सीना को हरा कर WWE चैंपियनशिप लेकर भाग जाएंगे और वो ऐसा करके दिखा भी देते हैं। मिस्टर मिकमैन का इंटरफेरेंस के बावजूद CM पंक जॉन सीना को हरा कर नए WWE चैंपियन बनकर वहां से भाग जाते हैं। फिर इसके अगले मंडे नाइट रॉ में एक नया WWE टाइटल लाया जाता है और एक टूर्नामेंट रखा जाता है जिसमें रे मिस्टीरियो जीत कर चैंपियन बन जाते हैं, मगर उसी दिन जॉन सीना उनको चैलेंज करते हैं और उनको हरा कर 11 बार WWE चैंपियन बन जाते हैं। लेकिन तभी द कल्ट ऑफ पर्सनालिटी म्यूजिक हिट होता है और CM पंक वापस आ जाते हैं। इसके बाद समर स्लैम में उन दोनों के बीच एक टाइटल यूनिफिकेशन मैच होता है जिसमें स्पेशल गेस्ट रेफरी बनते हैं ट्रिपल एच। इस मैच में जब CM पंक जॉन सीना को पिन करते हैं तब जॉन सीना अपना पैर रोप में रखते हैं, मगर ये बात ट्रिपल एच नहीं देखते हैं और CM पंक को WWE चैंपियन बना देते हैं। लेकिन उसी टाइम अल्बर्टो डेल रियो आकर अपना मनी इन द बैंक कैश इन करते हैं और नया चैंपियन बन जाते हैं। इसके बाद नाइट्स ऑफ चैंपियन में जॉन सीना अल्बर्टो डेल रियो को हराकर 12वीं बार चैंपियन बन जाते हैं, मगर ये खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाता क्योंकि हेल इन अ सेल में CM पंक, जॉन सीना और अल्बर्टो डेल रियो का एक ट्रिपल थ्रेड मैच होता है जिसमें अल्बर्टो डेल रियो इस मैच को जीत जाते हैं। तभी अचानक से मिज और R-Truth आकर उन तीनों के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसके बाद पुलिस आकर उन दोनों को अरेस्ट करके ले जाते हैं। इसके बाद वेंजेंस पेपर व्यू में जॉन सीना वर्सेस अल्बर्टो डेल रियो का एक लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच होता है और इसमें भी मिज और R-Truth आकर उनके ऊपर हमला कर देते हैं, जिस वजह से सर्वाइवर सीरीज में एक टैग टीम मैच होता है और जॉन सीना का पार्टनर बनते हैं द रॉक और इस मैच को वो लोग जीत जाते हैं। इसके बाद साल 2012 का शुरुआत में जॉन सीना का केन के साथ फ्यूड होता है। पहला मैच रॉयल रंबल में होता है जिसमें दोनों डबल काउंट आउट हो जाते हैं और दूसरा होता है एलिमिनेशन चेंबर में, वो भी एक एम्बुलेंस मैच और लास्ट में जॉन सीना केन को एम्बुलेंस के ऊपर से एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाते हैं और उसको एम्बुलेंस में बंद करके इस मैच को जीत जाते हैं।
अब रेसलमेनिया 28 में एक वंस इन अ लाइफ टाइम मैच होता है बिटवीन जॉन सीना एंड द रॉक, जहां पर रॉक जॉन सीना को हरा देते हैं। फिर इसके अगले दिन मंडे नाइट रॉ में जॉन सीना द रॉक को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहने के लिए बुलाते हैं, मगर रॉक तो नहीं आते हैं बल्कि ब्रॉक लेसनर अपना रिटर्न करते हैं और जॉन सीना को F5 लगा देते हैं। इसीलिए उन दोनों का एक एक्सट्रीम रूल्स मैच होता है और इस पूरे मैच में ब्रॉक लेसनर जॉन सीना को कुत्तों की तरह पीट देते हैं, उनका मार के सर फाड़ देते हैं, हाथ तोड़ देते हैं और बड़ी मुश्किल से लास्ट में जॉन सीना एक चेन से ब्रॉक लेसनर का मार के सर फाड़ते हैं। फिर स्टील स्टेप्स के ऊपर एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाकर इस मैच को जीत जाते हैं। इसके बाद वो मनी इन द बैंक मैच में पार्टिसिपेट करते हैं और जिंदगी में पहली बार मिस्टर मनी इन द बैंक बनते हैं। और जैसा 2006 में हुआ था, रॉ बैंडम जॉन सीना को पहले ही बता दिए थे अपना मनी इन द बैंक कैश इन करने वाले हैं, ठीक वैसे ही इस बार जॉन सीना भी सियाना बन के सीएम पंक को पहले ही बता देता है कि रॉ के 1000 एपिसोड में वो कैश इन करने वाले हैं। और आप लोग ये जानकर हैरान हो जाएंगे, जॉन सीना WWE का पहला रेसलर बन गए थे जो कि कैश इन तो किए थे मगर हार गए थे। बिग शो इस मैच के बीच में इंटरफेयर करते हैं और ये मैच डिस्क्वालीफाइड हो जाता है। इसके बाद समर स्लैम में इन तीनों का एक ट्रिपल थ्रेट मैच होता है जिसमें जॉन सीना हार जाते हैं। सर्वाइवर सीरीज में जॉन सीना, रायबैक और सीएम पंक के बीच मैच होता है जिसमें द शील्ड अपना डेब्यू करते हैं और उन तीनों को पीट कर चले जाते हैं। इसके बाद उनका एजे ली के साथ थोड़ा चुम्मा चाटी भी होता है और डॉब जिगलर और बिगी लैंगस्टन भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद साल 2013 का रॉयल रंबल में 19वें नंबर पर जॉन सीना एंट्री लेते हैं और लास्ट में रायबैक को एलिमिनेट करके इस मैच को जीत लेते हैं और रॉक के साथ रेसलमेनिया 29 में अपना रीमैच को फिक्स कर लेते हैं। इसके बाद एलिमिनेशन चैम्बर में जॉन सीना, रायबैक और सेमस का द शील्ड के साथ टैग टीम मैच होता है जिसमें कि वो लोग हार जाते हैं। अब रेसलमेनिया 29 आ चुका था। द रॉक WWE चैंपियन थे और इस बार जॉन सीना पिछले साल का बदला लेते हैं और द रॉक को हराकर 13 टाइम्स चैंपियन बन जाते हैं और इस 2 साल का लंबा दुश्मनी को यहाँ पर खत्म करके आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद उनका सामना होता है एक जंगली शेर रायबैक के साथ जिसको कि हमेशा भूख लगते रहता है, इसीलिए बार बार फीड मी मोर बोलते रहता है। तो एक्सट्रीम रूल्स में इन दोनों के बीच एक लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच होता है जहाँ पर रायबैक जॉन सीना को पटक पटक के मारते हैं और लास्ट में रायबैक जॉन सीना को एंट्रेंस वॉल के अंदर घुसा देते हैं जिस वजह से दोनों 10 काउंट तक उठ नहीं पाते हैं। इसके बाद पेबैक में एक ट्रिपल स्टेजेस ऑफ हेल मैच होता है। पहला था लंबरजैक मैच जिसमें कि रायबैक जीते हैं, दूसरा था टेबल्स मैच जिसमें कि जॉन सीना जीते हैं और तीसरा एम्बुलेंस मैच में रायबैक को एम्बुलेंस के ऊपर से AA लगाकर इस राइवलरी को यहीं पर खत्म कर देते हैं। इसके बाद मनी इन द बैंक में मार्क हेनरी के साथ मैच होता है जहां पर जॉन सीना वाया सबमिशन इस मैच को जीत जाते हैं। अब 2013 में लोग डैनियल ब्रायन को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करते हैं, इसीलिए समर स्लैम में उन दोनों का एक मैच होता है और स्पेशल गेस्ट रेफरी बनते हैं ट्रिपल एच। इस मैच में डैनियल ब्रायन जॉन सीना को हराकर नए WWE चैंपियन बन जाते हैं, मगर उनका ये खुशी 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं टिक पाता क्योंकि ट्रिपल एच उनको पेडिग्री मारते हैं और रैंडी ऑर्टन अपना मनी इन द बैंक कैश इन करके नए WWE चैंपियन बन जाते हैं। फिर इसके अगले मंडे नाइट रॉ में जॉन सीना बताते हैं कि उनका ट्राइसेप्स में इंजरी हो गया है और कुछ महीनों के लिए वो WWE से बाहर रहने वाले हैं। तो सिर्फ 2 महीनों में अपना इंजरी से रिकवरी करने के बाद वो अपना रिटर्न करते हैं और हेल इन अ सेल में अल्बर्टो डेल रियो को हराकर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन जाते हैं और उनका करियर में अब तक 14 टाइम्स चैंपियन बन जाते हैं। सर्वाइवर सीरीज में एक रीमैच होता है मगर इसमें भी वो सक्सेसफुली अपना टाइटल को डिफेंड कर लेते हैं। इसके बाद फिर जॉन सीना का सामना होता है उनका पुराना दुश्मन द वाइपर सांप रैंडी ऑर्टन से, जो कि उस टाइम पर WWE चैंपियन थे। तो उन दोनों का TLC में चैंपियनशिप यूनिफिकेशन का एक मैच होता है जिसमें कि रैंडी ऑर्टन एक बार फिर से वही चाल चलते हैं जो कि वो सदियों पहले चल चुके थे। वो जॉन सीना को हथकड़ी से बांध देते हैं और चाबी को ऑडियंस की तरफ फेंक देते हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से जॉन सीना उस कैद से बाहर निकलते हैं मगर रैंडी ऑर्टन उन्हें टेबल के ऊपर गिरा देते हैं और इस मैच को जीत कर वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन जाते हैं।
इसके बाद साल 2014 का रॉयल रंबल में उन दोनों का एक बार फिर से रीमैच होता है, मगर इस बार द भूतिया वाइट फैमिली की इंटरफेरेंस की वजह से रैंडी ऑर्टन इस मैच को जीत लेते हैं। इसके बाद एलिमिनेशन चेंबर में भी भूतिया फैमिली उनको पीट देते हैं। तो इसीलिए रेसलमेनिया 30 में ब्रे वाइट और जॉन सीना का एक सिंगल्स मैच होता है जिसमें कि जॉन सीना जीत जाते हैं। इसके बाद एक्सट्रीम रूल्स में एक स्टील केज मैच होता है जिसमें कि जॉन सीना जीतने ही वाले थे, मगर तभी अचानक से एक भूतिया बच्चा आकर भूतिया आवाज़ में गाना गाने लग जाता है, जिसको देखकर जॉन सीना डर जाते हैं और इसी मौका का फ़ायदा उठाकर ब्रे वाइट सिस्टर एबिगेल लगाकर उनको हरा देते हैं। जिसके बाद पेबैक पेपर व्यू में एक लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच होता है जिसमें जॉन सीना जीतकर इस राइवलरी को ख़त्म कर देते हैं। उस टाइम पे WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियन थे डैनियल ब्रायन, जिनको नेक इंजरी हो गया था। इस वजह से टाइटल को विकेट करना पड़ गया था और इसीलिए मनी इन द बैंक में इस टाइटल के लिए एक लैडर मैच होता है जिसको जॉन सीना जीतकर 15 टाइम्स चैंपियन बन जाते हैं। इसके बाद बैटल ग्राउंड पेपर व्यू में वो सक्सेसफुली अपना टाइटल डिफेंड करते हैं अगेंस्ट रोमन रिंग्स, रैंडी ऑर्टन एंड केन इन अ फैटल 4-वे मैच। मगर इसका ठीक एक महीने के बाद समर स्लैम में ब्रॉक लेसनर के साथ मैच होता है जिसमें ब्रॉक लेसनर 16 सुप्लेक्स लगाकर उनको मार के बर्बाद कर देते हैं और नया अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन जाते हैं। इसके बाद नाइट्स ऑफ चैंपियन में एक रीमैच होता है, मगर इसमें सेथ रॉलिंस का इंटरफेरेंस की वजह से वो इस मैच को हार जाते हैं। फिर हेल इन अ सेल में रैंडी ऑर्टन को हराकर नंबर 1 कंटेंडर बन जाते हैं ब्रॉक लेसनर से लड़ने के लिए रॉयल रंबल में। अब रॉयल रंबल को होने में काफी समय था, तो इसी बीच उनका द अथॉरिटी के साथ पंगा हो जाता है। इसीलिए सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू में एक 5-on-5 क्लासिक एलिमिनेशन मैच होता है बिटवीन टीम सीना एंड टीम अथॉरिटी। तो मैच के बीच में बिग शो जॉन सीना को धोखा दे देते हैं और फिर स्टिंग अपना रिटर्न करते हैं, जिस वजह से टीम सीना इस मैच को जीत जाते हैं। तो 2015 का रॉयल रंबल में WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए एक ट्रिपल थ्रेट मैच होता है बिटवीन जॉन सीना, ब्रॉक लेसनर एंड सेथ रॉलिंस, और इस मैच में भी जॉन सीना जीत नहीं पाते हैं। इसीलिए वो अपना नज़र अब रूसेव के यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप पर डालते हैं जो कि उस टाइम तक अनडिफिटेड थे। तो फास्टलैंड पेपर व्यू में इन दोनों का मैच होता है जिसमें रूसेव अपना सबमिशन मूव लगाकर जॉन सीना को बेहोश कर देते हैं, जिसके बाद वो एक रीमैच मांगते हैं, मगर रूसेव और लाना मना कर देते हैं ये बोलकर कि जॉन सीना एक वर्दी ओपोनेंट नहीं है। इसीलिए जॉन सीना गुस्से में आकर रूसेव के ऊपर हमला कर देते हैं और STF लगाकर उनको बेहोश कर देते हैं, जिसके बाद वो रूसेव के ऊपर पानी डालकर उनको होश में लाते हैं, दोबारा से उनके ऊपर STF लगा देते हैं और इसीलिए ना चाहते हुए भी लाना को उन दोनों का मैच फिक्स कर देना पड़ता है रेसलमेनिया 31 में फॉर द यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप। और इस मैच में जॉन सीना रूसेव को हराकर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बन जाते हैं। इसके बाद जॉन सीना हर मंडे नाइट रॉ में US टाइटल ओपन चैलेंज रखते हैं और बहुत सारे रेसलर्स को हरा देते हैं, लेकिन तभी वहां पर NXT चैंपियन केविन ओवेंस आकर उनके ऊपर हमला कर देते हैं, जिस वजह से एलिमिनेशन चेंबर में उन दोनों का एक नॉन टाइटल मैच होता है और केविन ओवेंस अपना डेब्यू मैच में ही जॉन सीना को हराकर सबको हैरान कर देते हैं। इसके बाद मनी इन द बैंक और बैटल ग्राउंड पेपर व्यू में उन दोनों का मैच होता है और दोनों ही मैच में जॉन सीना जीतकर इस राइवलरी को यहीं पर खत्म कर देते हैं। अब चूंकि उस टाइम पर सेथ रॉलिंस WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन थे, इसीलिए जॉन सीना वापस से अपना फोकस वर्ल्ड टाइटल पर शिफ्ट करते हैं। तो मंडे नाइट रॉ का एक एपिसोड में उन दोनों का मैच होता है जिसमें सेथ रॉलिंस जॉन सीना का मार के नाक तोड़ देते हैं। इसके बाद समर स्लैम में विनर टेक्स ऑल टाइटल मैच होता है जिसमें कि सेथ रॉलिंस जॉन सीना को हराकर दोनों चैंपियनशिप रख लेते हैं। इसके बाद नाइट्स ऑफ चैंपियन में यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए एक रीमैच होता है और जॉन सीना इस मैच को जीतकर 5वीं बार यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बन जाते हैं। इसके बाद वो वापस से US टाइटल ओपन चैलेंज रखते हैं और हेल इन अ सेल में उनका चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं एल्बर्टो डेल रियो, जो कि उनको हराकर नया चैंपियन बन जाते हैं। इस टाइम पर जॉन सीना का शोल्डर इंजर्ड हो गया था, इसीलिए वो कुछ महीनों के लिए WWE से बाहर हो गए थे। तो 2016 का रेसलमेनिया 32 में जब वाइट फैमिली द रॉक को पीटने का प्लानिंग बनाते हैं,
तब जॉन सीना अपना रिटर्न करते हैं और द रॉक को बचा लेते हैं। इसके बाद मंडे नाइट रॉ का एक एपिसोड में एजे स्टाइल अपना टीम के साथ मिलकर जॉन सीना पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद मनी इन द बैंक में एजे स्टाइल वर्सेस जॉन सीना का मैच होता है, जिसमें कि एजे स्टाइल उनको हरा देते हैं। इसके बाद जॉन सीना स्मैकडाउन में ड्राफ्ट हो जाता है और समर स्लैम में इन दोनों का एक बार फिर से रीमैच होता है। इसमें भी जॉन सीना हार जाते हैं। फिर एजे स्टाइल WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन जाते हैं और नो मर्सी में अपना टाइटल डिफेंड करते हैं अगेंस्ट जॉन सीना एंड डीन एम्ब्रोज। और इस मैच में जॉन सीना और डीन एम्ब्रोज दोनों एक साथ एक ही टाइम पर एजे स्टाइल को सबमिट करवा देते हैं, जिस वजह से ये मैच एक बार फिर से रीस्टार्ट होता है और इस बार एजे स्टाइल जॉन सीना को पिन करके अपना चैंपियनशिप रिटेन कर लेते हैं। इसके बाद साल 2017 का रॉयल रंबल में जॉन सीना एजे स्टाइल्स को हराकर 16 टाइम्स चैंपियन बन जाते हैं और रिक फ्लेयर का बराबरी कर लेते हैं। मगर एक बार फिर से ये खुशी का पल ज्यादा दिन नहीं टिकता, क्योंकि एलिमिनेशन चैम्बर में ब्रे वाइट मैच को जीतकर नए चैंपियन बन जाते हैं। फिर स्मैकडाउन में एक रीमैच मिलता है, उसको भी जॉन सीना हार जाते हैं। इसके बाद रेसलमेनिया 33 में एक मिक्स टैग टीम मैच होता है बिटवीन जॉन सीना एंड निकी बेला वर्सेस मिज एंड मैरिस, और इस मैच को जीतने के बाद जॉन सीना निकी बेला को प्रपोज करते हैं। इसके बाद जॉन सीना एक फ्री एजेंट की तरह काम करता है, तो बैटल ग्राउंड पेपर व्यू में रूसेव को एक फ्लैग मैच में हराते हैं, समर स्लैम में बैरन कॉर्बन को हराते हैं, फिर नो मर्सी में रोमन रिंग्स उनको पीट देते हैं। 2018 का रॉयल रंबल में एंट्री लेते हैं मगर एलिमिनेट हो जाते हैं। एलिमिनेशन चैम्बर में भी वो हार जाते हैं। फिर रेसलमेनिया 34 में अंडरटेकर के साथ एक बहुत ही बेकार सा मैच होता है। 2019 का नंबर 1 कंटेंडर फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप का फैटल 4-वे मैच में पार्टिसिपेट करते हैं, मगर वो फिर से हार जाते हैं। रेसलमेनिया 35 में डॉक्टर ऑफ थगनॉमिक्स बनकर वापस आते हैं और एलाइस को पीट कर चले जाते हैं। इसके बाद रेसलमेनिया 36 में द फील्ड ब्रे वाइट के साथ एक बहुत ही अजीब सा मैच होता है। इसके बाद 2021 का मनी इन द बैंक में वो अपना रिटर्न करता है और द ट्राइबल चीफ रोमन रिंग्स को ए लगा देते हैं, जिसके बाद समर स्लैम में उन दोनों का मैच होता है मगर वो फिर से हार जाते हैं। इसके बाद 2023 का रेसलमेनिया में ऑस्टिन थ्योरी जैसे बच्चों से पिट जाते हैं। क्राउन ज्वेल में सोलो सिकोवा के साथ मैच होता है, जिसमें सोलो 9 समोवन स्पाइक लगाकर उनको तड़पा के मार देते हैं। 2024 का रेसलमेनिया का मेन इवेंट में कोडी रोड्स का मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं। इसके अगले दिन मंडे नाइट रॉ में मिज और आर-ट्रूथ के साथ एक टैग टीम मैच में compete करते हैं अगेंस्ट द जजमेंट डे। 2025 का रॉयल रंबल में वो एंट्री लेते हैं और लास्ट तक टिकते हैं, मगर मेन इवेंट जे उसो उनको हरा देते हैं। इसके बाद एलिमिनेशन चैम्बर में सीएम पंक को हराकर रेसलमेनिया में कोडी रोड्स के अगेंस्ट अपना मैच बुक कर लेते हैं, मगर थोड़ी देर बाद वो द रॉक को अपना आत्मा बेच देते हैं और फिर गुंडा बन के कोडी रोड्स को पीट देते हैं। फिर रेसलमेनिया में वो कोडी रोड्स को हराकर 17 टाइम्स चैंपियन बन जाते हैं और रिक फ्लेयर का रिकॉर्ड को भी तोड़ देते हैं। फिर इसके अगले दिन मंडे नाइट रॉ में उनका पुराना दुश्मन द वाइपर सांप उनको आरकेओ लगाकर डस लेते हैं, इसीलिए बैकलैश पेपर व्यू में उन दोनों का मैच होता है जिसमें कि वो जीत जाते हैं। इसके बाद उनका एक और पुराना दुश्मन सीएम पंक के साथ मार हो जाता है और नाइट्स ऑफ चैंपियन में वो एक बार फिर से जीत जाते हैं। फिर समर स्लैम में कोडी रोड्स के साथ एक रीमैच होता है और इस बार कोडी रोड्स उनको हराकर अपना बदला पूरा कर लेते हैं और थोड़ी देर बाद उनका एक और पुराना दुश्मन द बीस्ट ब्रॉक लेसनर रिटर्न करता है और उनको F5 लगाकर बर्बाद कर देते हैं और कल क्लैश इन पेरिस में वो लोगन पॉल को हरा देते हैं।